हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो ठीक है, अब चलते हैं हम अपने चैप्टर की ओर। पहले हम एनसीईआरटी सिक्स्थ क्लास का हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस पढ़ चुके हैं और बहुत ही इम्पोर्टेंट नोट्स हैं वो, उनको ज़रूर देख लीजिएगा। ज़्यादा टाइम के नहीं हैं, आधा घंटा 17 मिनट ऐसे करके हैं, ठीक है। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं सेवन्थ क्लास का हिस्ट्री, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है और ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न यहाँ से तुम्हारे फंसने वाले हैं। तो मिस नहीं करिएगा, इस वीडियो को देख लीजिएगा, ठीक है। और अब हम स्टार्ट करते हैं। पैगंबर मोहम्मद, तुमने सुना होगा मुस्लिम में जो पैगंबर मोहम्मद है वो इसका एक तरह से क्या बोलते हैं, या जनक बोल सकते हैं, या इसको उत्पादक बोल सकते हैं, या उनको ही बोल सकते हैं कि इस धर्म को बनाने या लाने वाला, ठीक है। तो मोहम्मद पैगंबर जो है वो मक्का से ज्ञान की प्राप्ति किए थे, ठीक है। जो मोहम्मद पैगंबर है वो कहाँ से ज्ञान की प्राप्ति किए? मक्का से ज्ञान की प्राप्ति की। अल्लाह का संदेश, ठीक है, उन्होंने प्राप्त कर लोगों तक पहुँचाया, ठीक है। और कलेक्शन ऑफ टीचिंग ऑफ अल्लाह, कुरान कहते हैं जिसे, ठीक है। तो जो मोहम्मद पैगंबर है उन्होंने क्या किया, जो अल्लाह का संदेश है उसको कहाँ से प्राप्त किया? मक्का से। अल्लाह का संदेश नामक ज्ञान जो उन्होंने मक्का से प्राप्त किया उसको लोगों तक पहुँचाया। किस रूप में पहुँचाया? कलेक्शन ऑफ टीचिंग ऑफ अल्लाह, कुरान, कुरान के रूप में, ठीक है। फिर धार्मिक ग्रंथ और नियम, उनमें क्या है? धार्मिक नियम और ग्रंथ और नियम क्या है? कुरान, कुरान एक अल्लाह की शिक्षाओं का संदेश है, ठीक है। उन्होंने क्या कहा कि कुरान जो है अल्लाह की शिक्षाओं का संदेश है, ऐसा माना जाता है, ठीक है। पुस्तक में हुबहू है, देख लीजिएगा, पढ़ भी लीजिएगा, ठीक है। उसी से ये शॉर्ट नोट्स बनाए गए हैं, ठीक है। हदीस, उनकी 4 किताबें हैं, ठीक है, धर्म ग्रंथ की। धार्मिक ग्रंथ और नियम से संबंधित 3 किताबें हैं, ठीक है, मुस्लिम में, ठीक है। तो उनको हम यहाँ पर बता रहे हैं कि कुरान जो है अल्लाह की शिक्षाओं का संदेश है कुरान में। हदीस जो है उसमें प्रोफेट मोहम्मद लोगों को शिक्षा कलेक्शन, इसमें शिक्षा से संबंधित शिक्षा कलेक्शन है, उसमें संदेश है, अल्लाह की शिक्षाओं का संदेश है, इसमें शिक्षा का कलेक्शन है। और फिर शरीयत में इस्लामिक स्टेट लॉ है, मतलब नियम कानून वगैरह जो भी होते हैं लॉ से संबंधित, वो सब चीज़ें इसमें हैं, किसमें? शरीयत में, ठीक है। तो 3 किताबें हैं, कुरान संदेश, हदीस शिक्षा, शरीयत लॉ, ठीक है। अब टैक्स कर व्यवस्था, तो मुस्लिम में कर व्यवस्था कैसी थी? तो जजिया, ज़कात, खराज, खम्स 4 प्रकार की थी। तो जजिया बोले तो गैर मुस्लिमों पर लगने वाला कर होता था, ठीक है। जो मुस्लिम नहीं है, नॉन मुस्लिम पर ये कर लगता था, उसको जजिया बोलते थे, ठीक है। 4 प्रकार कर था। पहला जजिया, गैर मुस्लिम पर लगने वाला। ज़कात, संपत्ति कर, मुस्लिमों द्वारा दिया जाने वाला था। संपत्ति, जिनके पास जितनी संपत्ति थी उस संपत्ति के आधार पर वो लोग कर देते थे, ठीक है। तो वो संपत्ति कर। खराज, भूमि राजस्व, कृषि कर है ये, ठीक है। तो खराज बोले तो भूमि राजस्व है, ठीक है, कृषि पर कर लिया जाता था, ये वो है। और खुम्स या खम्स बोले तो युद्ध में लूटा हुआ धन, माल जो होता था उस पर कर, ठीक है, वो देते थे। अब है हनफी और शफ़ी। तो हनफी और शफ़ी क्या है? ये इस्लामिक न्याय सिद्धांत हैं 2, ठीक है, याद रखिएगा। हनफी और शफ़ी क्या हैं? ये इस्लामिक न्याय सिद्धांत हैं। कला और इतिहास, तो विष्णु की नरसिम्हा के रूप में मूर्ति चित्रण का संबंध राष्ट्रकूट से है, ठीक है। कला और इतिहास देख रहे हैं हम। तो कला के बारे में बोले तो विष्णु की नरसिम्हा के रूप में मूर्ति चित्रण का संबंध है। विष्णु की नरसिम्हा के रूप में जो मूर्ति का चित्रण है वो राष्ट्रकूट से संबंधित है। राष्ट्रकूट वगैरह ये लोग के समय में बनती होगी, बनाए होंगे, ठीक है। एलोरा की गुफाएं उन्होंने ही बनवाया था राष्ट्रकूटों ने, और ये 15, ठीक है, लगभग 15 होंगी या फिर 15 ऐसे कुछ करके। फिर आगे देखिए ऐतिहासिक नोट्स, इसमें क्या है? हरिश्चंद्र, प्रतिहार वंश के संस्थापक। यदि बोले कि प्रतिहार वंश के संस्थापक कौन है, तो हरिश्चंद्र, ठीक है, हरिश्चंद्र हैं प्रतिहार वंश के संस्थापक। मयूर शर्मन कदम्ब वंश के संस्थापक हैं। यदि पूछ ले कि प्रतिहार वंश के संस्थापक कौन है, तो हरिश्चंद्र हैं। कदम्ब वंश के संस्थापक कौन है, तो मयूर शर्मन है। दंती दुर्ग राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक हैं।
तो सभी वंश के संस्थापकों का नाम आ रहा है लाइन से, तो ध्यान रखिएगा। दंती दुर्ग जो है वो राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक हैं। नागभट्ट प्रतिहार शासक हैं। नागभट्ट कौन है? प्रतिहार शासक हैं। जानकी ग्वालियर प्रशस्ति से मिलती है। जानकारी, सॉरी जानकी नहीं, जानकारी नागभट्ट प्रतिहार शासक हैं, ऐसी जानकारी ग्वालियर प्रशस्ति से मिलती है। हिरण्यगर्भ, इसका अर्थ है सोने का गर्भ। यदि पूछे हिरण्यगर्भ का अर्थ क्या है तो सोने का गर्भ। यह एक प्रकार का महादान यज्ञ था। हिरण्यगर्भ नामक एक ये महादान यज्ञ का नाम था। और इसमें आगे पढ़ेंगे, ये यज्ञ करने से लोग अपने जो ब्राह्मण या अलग अलग वर्णों से होता था वो क्षत्रिय बन जाता था, ठीक है, वगैरह वगैरह। त्रिपक्षीय संघर्ष, त्रिपक्षीय संघर्ष वेरी इम्पोर्टेंट, ठीक है। कन्नौज में प्रभुत्व की स्थापना के लिए, एक कन्नौज है वहाँ पर प्रभुत्व स्थापित करना चाह रहे थे कुछ राजा, ठीक है। तो उस पर 3 राजा थे जो कन्नौज के लिए लड़ते थे, इसलिए त्रिपक्षीय बोला गया। यह हर्षवर्धन के काल के बाद शुरू हुआ था, क्योंकि पहले हर्षवर्धन की ही ये राजधानी हुआ करती थी, ठीक है। इसमें शामिल 3 वंश, प्रतिहार, पाल और राष्ट्रकूट, फिर ऐसे बोल सकते हैं पाल, प्रतिहार, राष्ट्रकूट। ये तीन थे वंश जो इसको पाने के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष करते रहते थे, लड़ते रहते और आपस में, ठीक है। फिर आगे चलिए, तो चक्रायुध की पराजय। चक्रायुध की पराजय, कन्नौज के राजा चक्रायुध को नागभट्ट ने पराजित किया। तो चक्रायुध की पराजय किसके बीच हुई? तो कन्नौज के राजा चक्रायुध को किसने पराजित किया? नागभट्ट ने पराजित किया। इसकी जानकारी ग्वालियर प्रशस्ति से प्राप्त होती है। किस प्रशस्ति से प्राप्त होती है? ग्वालियर प्रशस्ति से, ठीक है। यह प्रशस्ति संस्कृत भाषा में है, ओके। आगे, राजेंद्र प्रथम चोल राजा राजराज प्रथम का पुत्र है। राजेंद्र प्रथम किसका पुत्र है? चोल राजा राजराज प्रथम का पुत्र है। इसने श्रीलंका पर आक्रमण किया। इसने किस पर आक्रमण किया? श्रीलंका पर। दक्षिण पूर्व एशिया पर आक्रमण किया इसने, और उत्तर भारत भी विजय प्राप्त की। उत्तर भारत पर भी इसने विजय प्राप्त किया, ठीक है। फिर उपाधि गंगईकोंड चोलपुरम, गंगा नदी का विजेता है ये, ठीक है। इसकी उपाधि इसने क्या प्राप्त किया? राजेंद्र प्रथम ने गंगईकोंड चोलपुरम, गंगा नदी का विजेता माना जाता है। इसने नए चोल नगर में एक विशाल मंदिर बनवाया। इसने कहाँ पर विशाल मंदिर बनवाया? चोल नगर में बनवाया, ठीक है। आगे, अल बरूनी, इनकी पुस्तक किताब उल हिंद अरबी भाषा में पाई जाती है। यदि बोले अल बरूनी, इनकी पुस्तक का नाम बोले अल बरूनी की, तो किताब उल हिंद, और भाषा बोले तो अरबी। सुल्तान महमूद के साथ आया था। तो अल बरूनी जो है किसके साथ आया? सुल्तान महमूद के साथ आया, ठीक है। और 17 बार महमूद ने भारत पर आक्रमण किया तथा सोमनाथ मंदिर को लूटा। ये आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं, बहुत बार पढ़ चुके हैं, इसको सुन चुके हैं। तो सुल्तान महमूद गजनी जो था, या फिर गजनवी जो था, वो भारत पर 17 बार आक्रमण कर सोमनाथ मंदिर को लूटा, सोना जो भी मिला सब ले गया, और वहाँ पर जा कर के बड़े बड़े रास्ते, गलियाँ, क्या क्या बनवाए उसने, महल बनवाए, ठीक है। और उसके बारे में अल बरूनी भी साथ लेकर आया था, ठीक है। और उसने एक पुस्तक लिखी थी किताब उल हिंद और अरबी भाषा में, ठीक है। सुल्तान महमूद के साथ आया। मोहम्मद गौरी ने कहा था लिखने के लिए। यदि बोले कि अल बरूनी को किसने कहा लिखने के लिए, तो मोहम्मद गौरी ने कहा, ठीक है। तवारीख के लेखक न्याय संगत शासन पर बल देते थे। तो तवारीख के लेखक किस पर बल देते थे? तो न्याय संगत शासन पर बल देते थे। या पूछे न्याय संगत शासन पर कौन बल देते? तवारीख देते थे। तवारीख की रचना प्रशासनिक भाषा फारसी में की गई थी। यदि बोले तवारीख की रचना प्रशासनिक भाषा फारसी में की गई, किस भाषा में? तो फारसी में की गई। 13वीं सदी के इतिहासकार फर्रुख ए मुदब्बिर ने न्याय चक्र की अवधारणा की थी। यदि बोलें कि न्याय चक्र की अवधारणा किसने की और कब की, तो फर्रुख ए मुदब्बिर ने 13वीं सदी में किया, और 13वीं सदी के इतिहासकार थे, सॉरी। न्याय चक्र का आरेख या डायग्राम देखें तो सुल्तान, किसान, कर, सेना, सुल्तान। फिर से तो सुल्तान किसानों से कर लेता है
और सेना के लिए लगाता है और फिर से सुल्तान सुल्तान बन जाता है। आगे देखिए, बंदगाह, बंदगाह फारसी शब्द है। बंदगाह कैसा शब्द है? फारसी शब्द है और जिसका अर्थ है गुलाम। ध्यान रखिएगा, बंदगाह का अर्थ क्या है? गुलाम। और इसी का बिगड़ा हुआ, बिगाह नहीं है इसका, इस बिगड़ा हुआ लिखना होना चाहिए था, बिगाह लिख दिया। बिगड़ा शब्द बंदा है, बंदा। पंजाब में बोलते हैं ना, पंजाब में ज़्यादा बोला जाता था। हाँ, पंजाब में बोलते हैं बंदा बन जा रे, तू बंदा बन जा, ऐसे बोलते हैं ना। भाई बंदा क्यों बन जा? बंदा का मतलब होता है गुलाम। हमको गुलाम नहीं बनना है, ठीक है। अभी लोग अर्थ समझते हैं मानव बन जा, इंसान बन जा, नहीं, वो गुलाम था उसका अर्थ, ठीक है। आगे चलिए, मोहम्मद गौरी जब भारत छोड़कर जा रहा था तब अपने विश्वसनीय बंदगा मतलब गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक को प्रशासनिक कार्य सौंपा। यदि पूछेंगे प्रश्न में कि मोहम्मद गौरी जब भारत छोड़ कर के जा रहा था तब अपना जो भी उसके पास में प्रशासनिक कार्य था वो सब किसको सौंपा? तो उसने अपने बंदगा कुतुबुद्दीन ऐबक को सौंपा, ठीक है। इसी ने दिल्ली सल्तनत की स्थापना की। यह वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, दिल्ली सल्तनत की स्थापना किसने की? कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया, ठीक है। दिल्ली सल्तनत बनाया इसने। इसके बाद सारा काम इल्तुतमिश करता है। तो यदि पूछे कि सल्तनत की स्थापना किसने की? कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया, परंतु पूरा सारा प्रशासनिक कार्य वगैरह जो भी ये कौन करता है? तो इल्तुतमिश करता है। जियाउद्दीन बर्नी ने अपना सल्तनत 2 बार लिखा था। यदि पूछे कि जियाउद्दीन बर्नी ने अपना सल्तनत कितने बार लिखा? 2 बार लिखा। और 2 पुस्तकें हैं उनकी, कौन कौन सी हैं? तारीख़ ए फ़िरोज़ शाही, फतवा ए जहाँदारी, ये 2 पुस्तकें हैं। तारीख़ ए फ़िरोज़ शाही, फतवा ए जहाँदारी, ओके, ये दोनों बुक हैं उनकी। आगे देखिए, आलू, समोसा, लाल मिर्च, मक्का, ये सब अपने भारत के नहीं हैं, ठीक है, ये सब विदेश से आए। आलू पर्शिया से आया। आलू कहाँ से आया? आलू पर्शिया से आया। समोसा पर्शिया से आया। लाल मिर्च पुर्तगाली लाए। और देखिए मक्का कहाँ से आया? मक्का भी अपना पुर्तगाली लाए। और ये सब बाहर से आए, ये सब भारत के नहीं हैं। अब आगे देखिए, पैगंबर का शाब्दिक अर्थ क्या है? संदेशवाहक। पैगंबर को संदेशवाहक क्यों कहते हैं? क्योंकि ये कुरान का संदेश जो अल्लाह का है वो लाया या फिर सीखा मक्का से और आम लोगों तक पहुंचाया, ठीक है। फाउंडर बोल सकते हैं इसको, फाउंडर बोलते हैं मोहम्मद पैगंबर को, ठीक है। आगे, इस्लामिक के प्रारंभिक दौर में इस धर्म का नेतृत्व किसके पास था? तो खलीफा के पास था। यदि पूछें कि इस्लामिक के प्रारंभिक दौर में इस धर्म मुस्लिम धर्म का नेतृत्व किसके पास था? तो खलीफा के पास में था, ठीक है। फिर है पैगंबर मोहम्मद की मृत्यु के बाद 2 गुट उत्पन्न हुए। जब मोहम्मद पैगंबर बेचारा इस संसार से चला गया तो जो मुस्लिम समाज है वो 2 गुट में बट गया। एक का नाम है सुन्नी, एक का नाम है शिया, ठीक है। 2 भागों में मुस्लिम बट गए, सुन्नी और शिया कहलाए। और सुन्नी का समर्थक कौन था? अबू बकर था। और शिया का समर्थक अली था। और अली पैगंबर मोहम्मद का दामाद था, ठीक है। पैगंबर मोहम्मद का ही दामाद था अली, ठीक है, दामाद। और अबू बकर, ये 2 में बट गए। तो इन दोनों के अलग अलग समर्थक हैं, उनके नाम याद रखिएगा। प्रथम खलीफा कौन था? बोले तो कौन था? अबू बकर ही था, सुन्नी का समर्थक, ठीक है। और प्रथम खलीफा के प्रतिनिधि बोले तो सुल्तान था, ठीक है। और प्रथम खलीफा अबू बकर था, ओके। किबला, व्हाट इज़ किबला? तो किबला क्या है? किबला एक दिशा का नाम है और वह दिशा है पश्चिम की दिशा, मक्का की ओर संकेत करने वाली दिशा है, ठीक है। तो किबला एक दिशा का नाम है और कौन सी दिशा? पश्चिम दिशा। और पश्चिम दिशा ही क्यों? क्योंकि वो मक्का की ओर संकेत करती है, ठीक है। गजनी और गौड़, तो गजनी जो है अफ़गानिस्तान का है, गौड़ जो है बंगाल का है।
याद रखिएगा, वेरी इजी। गजनी अफ़गानिस्तान का है, गौड़ बंगाल का है। कोष्टक नोट बलवन का शासन था, ठीक है, बलवन का शासन था उस समय में। चंदेल राजा धंगदेव, चंदेल राजा कौन हैं, कौन थे? धंगदेव। इन्होंने कंदरिया महादेव मंदिर बनवाया था। वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, यदि पूछ ले कि कंदरिया का महादेव मंदिर किसने बनवाया? धंगदेव ने बनवाया। धंगदेव राजा किस वंश के थे? तो चंदेल वंश के चंदेल राजा। कन्नौज गढ़वाल वंश, कन्नौज गढ़वाल वंश। राजा जयचंद्र बेटी समयोगिता प्रेम चौहानों से करती है। कन्नौज का राजा कौन है? गढ़वाल वंश का है और राजा का नाम है जयचंद्र, ठीक है, और उसकी बेटी का नाम है समयोगिता, ठीक है, और प्रेम करती है चौहानों से और पृथ्वीराज चौहान से। चौहानों से मतलब पृथ्वीराज चौहान से, और विवाह में घोड़े पर आकर लड़की भगाकर ले गया। कौन? चौहान। तो इसकी कहानी सुनिए। कन्नौज में एक गढ़वाल वंश का एक राजा होता है कन्नौज में, उसका नाम होता है जयचंद्र और उसकी एक बेटी होती है समयोगिता, ठीक है। उसकी बेटी को चौहानों से प्यार हो जाता है, चौहानों में भी किससे? पृथ्वीराज चौहान से, और उसको भी हो जाता है, परंतु जयचंद्र और पृथ्वीराज चौहान दोनों में बहुत घमासान लड़ाई, युद्ध, शत्रुता होती है। तो जयचंद्र नहीं चाहता है कि मैं अपनी बेटी के विवाह उसके साथ करूं, परंतु उन दोनों में इतना प्रेम होता है कि चौहान रह नहीं पाता और उसको अपने घोड़े पर बैठा करके लड़की को भगा करके अपने राज्य ले जाता है, ठीक है। अब आगे देखिए। नासिक अभिलेख गौतमी पुत्र शातकर्णी किसका है? गौतमी पुत्र शातकर्णी से संबंधित है नासिक अभिलेख। वेरी इम्पोर्टेंट, पहले भी पढ़े हैं इसको, ठीक है। लिखवाया किसने? तो उसकी माता गौतमी बलश्री ने लिखवाया। तो गौतमी पुत्र शातकर्णी की माता कौन है? गौतमी बलश्री है और उसने लिखवाया नासिक अभिलेख। सातवाहन लोगों ने दक्षिणापथ के स्वामी अपने आप को कहा था। तो सातवाहन जो वंश है, इस वंश के लोगों ने अपने आप को दक्षिणापथ के स्वामी अपने आप को कहा था इन्होंने। वेरी इम्पोर्टेंट, यदि पूछे कि दक्षिणापथ के स्वामी किस वंश ने अपने आप को कहा, तो सातवाहन वंश ने कहा। ऐहोल प्रशस्ति किसकी है? पुलकेशिन द्वितीय के बारे में रवि कीर्ति ने लिखा। ऐहोल प्रशस्ति किसकी है? पुलकेशिन द्वितीय की है। किसने लिखा? रवि कीर्ति ने लिखा। वेरी इम्पोर्टेंट, ओके। ऐहोल प्रशस्ति पुलकेशिन द्वितीय संबंधित है, लिखा रवि कीर्ति ने। हरिचंद्र और मयूर शर्मन ब्राह्मण ने क्षत्रिय बने हिरण्यगर्भ करके, हिरण्यगर्भ यज्ञ करके। मैं बोला था ना पहले कि किसी और वर्ण का है जैसे ब्राह्मण वगैरह, वो इस हिरण्यगर्भ यज्ञ करके अपन क्षत्रित्व प्राप्त करता था। जैसे हरिचंद्र और मयूर शर्मन ये दोनों ब्राह्मण थे परंतु क्षत्रिय बने हिरण्यगर्भ युद्ध करके, ठीक है। आगे वेट्टी, ये पढ़ चुके हैं हम, वेट्टी कर, वेट्टी और विष्टि। वेट्टी जो है कर है और तमिलनाडु में इसका प्रयोग होता है, जबरन लिया जाने वाला कर होता है जिसमें सिर्फ काम करवाया जाता है, उसके बदले उनको पैसा मजदूरी नहीं दी जाती। उत्तर भारत में इसको विष्टि कर कहते हैं और सेम कार्य होता है इसका। फिर आगे देखिए कदमाई, कदमाई भूमि पर लिया जाने वाला कर है। कदमाई कैसा कर है? भूमि पर लिया। सच बोल रहा हूँ, इसको ना रट जाओ तुम, बहुत शॉर्ट में, बहुत इम्पोर्टेंट नोट्स हैं। तुम सारी पुस्तकें नहीं पढ़ सकते हो, बट जो मैं नोट्स पढ़ा रहा हूँ, जो तुमको नोट्स दे रहा हूँ ना, ये पढ़ लिए ना जो मैं पढ़ा रहा हूँ। सच बोल रहा हूँ, तुम एसएसटी में मार नहीं खा सकते, बहुत अच्छे नंबर ला सकते हो। तो ज़्यादा से ज़्यादा तुम्हारे क्वेश्चन फंसने के चांस रहेंगे क्योंकि ये इतना इम्पोर्टेंट है भाई। कदमाई, वेट्टी, वेष्टि, ये सब कर जो हैं, ये कर बहुत इम्पोर्टेंट है, सब पूछते हैं, ठीक है।
और जो ज़्यादा नहीं पढ़ा होगा डीप वो जाएगा, गिरेगा। और ये डीप से प्रश्न बनाएंगे उठा करके, कहाँ से पूछ सकता है, ठीक है। और ये नोट्स बहुत इम्पोर्टेंट है भाई, बहुत एक्सपीरियंस बंदे के नोट्स हैं ये, बहुत, जो ठोक कर कहता है वो बंदा कि तुम्हारे 60 में से 50 नंबर मेरी तरफ से तुम ला लोगे यदि सीरियसली पढ़ोगे तो बताओ। अब वो बंदा बोलता है और वैसा होता भी है। मेरा 1 ही नंबर कम हो गया, नहीं तो बताओ मेरा खुद का 50 नंबर है। तो बंदा बोलता है तो होता भी है। इसलिए ऐसे बंदे के नोट्स हैं, मैं बस नाम नहीं बताऊंगा उनका, ठीक है। तो आगे देखिए, कदमाई भूमि पर लिया जाने वाला कर को कदमाई बोलते हैं। तमिलनाडु के चोल वंश के अभिलेखों में विभिन्न किस्म के करों के लिए 400 से ज़्यादा सूचक शब्द मिलते हैं। तमिलनाडु में के चोल वंश के अभिलेखों में विभिन्न किस्म के करों के लिए 400 से ज़्यादा सूचक शब्द मिलते हैं। कितने? 400 से ज़्यादा। तमिलनाडु के चोल वंश है, ठीक है, और वहाँ पर अभिलेख मिले हैं। उन अभिलेखों से विभिन्न किस्म के लिए जाने वाले कर के 400 से ज़्यादा सूचक शब्द हैं। सोच लो, वहाँ पर 400 चीज़ों पर कर लिया जा रहा है उस समय पर, इतने सारे शब्द मिले हैं। उपकर, उपकर का नाम क्या है? शेष। वेरी इंपॉर्टेंट, उपकर पूछ दे उसका नाम क्या है? शेष। आगे, अनारता अथवा अनर्थ किस राज्य से संबंधित है? गुजरात का क्षेत्र है ये। माघ शहरु ने जीता था, ठीक है। तो भैया सच बोल रहा हूँ, तुम मानो चाहे ना मानो, ऐसा मत सोचना कि ये चैनल तो भैया नया नया है, अभी का लौंडा क्या हमको बताएगा। मेरा खुद का रिजल्ट बताता है भाई, मैं नहीं बताऊंगा। और यदि तुम पढ़ लिए, तुम्हारा कुछ नहीं जाता है, तुम्हारा बस नंबर आ जाता है ज़्यादा, ठीक है। तो तुम पढ़िए ध्यान से, क्योंकि इसीलिए मैं बहुत शॉर्ट में लाया हूँ, नोट्स ज़्यादा भी नहीं है, तुम पढ़ ना पाओ। पढ़ने के बाद में जब तुम नंबर आएगा ना, तब मेरे को इन्हीं वीडियो में कमेंट कर देना यहाँ करके कि भैया तुम्हारे नोट्स से मेरे इतने नंबर एसएसटी में आए, मेरे इतने नंबर सीडीपी में आए, मेरे इतने नंबर हिंदी में आए, संस्कृत में आए, मुझे बहुत खुशी होगी, ठीक है। आगे चलिए। अनारता अथवा अनर्थ गुजरात का क्षेत्र है ये, ठीक है। मिलान करिए। अनर्थ गुजरात से संबंधित है, विदर्भ महाराष्ट्र, मत्स्य उत्तर भारत, और तुक्सक नहीं, तुर्किस ऐसे करके कुछ है शायद, तुर्किस या फिर ऐसे, तो वो तुर्क से संबंधित है। तो ये जो है इसका मिलान करने को से दे सकता है कि किसका किस राज्य से संबंध है। तो अनर्थ गुजरात, विदर्भ महाराष्ट्र, मत्स्य उत्तर भारत, और तुर्किस तुर्क। राष्ट्रकूट की राजधानी क्या थी? मान्यखेत या मालखेड़। वेरी इंपॉर्टेंट, राष्ट्रकूट की राजधानी पूछ लेगा तो क्या बताओगे? मान्यखेत, ना कि खेत, मान्यखेत और मालखेड़। कांची की राजधानी बोले तो पल्लवों की, नहीं, कांची किसकी राजधानी है पूछेगा तो पल्लवों की राजधानी क्या है? कांची। वेंगी किसकी राजधानी? चालुक्य की, और ये पश्चिमी चालुक्य है, आंध्र तट वाला, ठीक है, ना कि तमिल वाला, ठीक है। चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय है। चालुक्य राजा कौन है? पुलकेशिन द्वितीय है। समुद्रगुप्त की तुलना ईश्वर से हरिसेन ने अपनी प्रशस्ति में किया। यदि पूछें कि ईश्वर से तुलना समुद्रगुप्त की किसने किया, किस प्रशस्ति में किया, तो हरिसेन ने किया, प्रयाग प्रशस्ति इसमें किया। हरिसेन ने अपनी प्रशस्ति में किससे तुलना की? तो ईश्वर से की, ठीक है। महमूद गजनवी ने अफ़गानिस्तान से आकर भारत में 1000 से 1025 में 1000 से 1025 के बीच समय में 17 बार आक्रमण कर सोमनाथ मंदिर तथा अन्य संपन्न मंदिरों को लूटा। ये दोबारा प्रश्न आ गया, बस इसमें टाइम याद कर लो। किसने किया, कहाँ से आया? अफ़गानिस्तान से आया था महमूद गजनवी ने। उसने भारत पर आकर 1000 से 1025 के बीच 17 बार आकर के आक्रमण कर मंदिर को लूटा उसने, सोमनाथ मंदिर को, और अन्य संपन्न मंदिरों को भी लूटा, परंतु उसको ज़्यादा लूटा इसलिए उसी को ज़्यादा दिखाया गया, मगर और भी बहुत लूटा था।
विजयालय ने तंजावुर शहर बसाया। किसने बसाया तंजावुर शहर? तो विजयालय ने बसाया। तथा निशुंभ सूदनी देवी दुर्गा को समर्पित मंदिर भी बनवाया। तो तंजावुर शहर किसने बसवाया? विजयवालय ने बसाया। और निशुंभ सूदनी देवी मंदिर किसने बनवाया? तो उसने ही बनवाया। और किसको समर्पित था ये मंदिर? दुर्गा को। और मुत्तरैयार को हराकर बनाया। किसको हराया इसने? विजयवालय ने मुत्तरैयार को हराकर। ठीक है, आगे 40वां प्रश्न है एक तरह से। ठीक है, राजराज प्रथम ने राजराजेश्वर मंदिर बनवाया, इसे बृहदेश्वर मंदिर भी कहते हैं। तो राजराज प्रथम ने राजराजेश्वर मंदिर बनवाया। राजराजेश्वर मंदिर किसने बनवाया? राजराज प्रथम ने बनवाया। और इसे और किस नाम से जानते हैं? तो बृहदेश्वर मंदिर भी कहते हैं इसको। राजेंद्र प्रथम ने गंगईकोंड चोलपुरम मंदिर बनवाया। देखो, राजराज प्रथम ने कौन सा मंदिर बनवाया? राजराजेश्वर यानी बृहदेश्वर मंदिर। उसका बेटा राजेंद्र प्रथम ने कौन सा मंदिर बनवाया? तो गंगईकोंड चोलपुरम मंदिर बनवाया। ठीक है, बार बार बोल रहा हूँ भाई, बहुत इम्पोर्टेंट है, सच में बहुत इम्पोर्टेंट है। जितना इम्पोर्टेंट है सब मैं लेकर आया और ये इम्पोर्टेंट ही है। इससे ज़्यादा और कहीं नहीं मिल सकता है तुमको, मुझे लग रहा है इससे इम्पोर्टेंट। यदि इसको मिस कर दी, नहीं पढ़े ना, अब पेपर देने के बाद में आना, जो ना पढ़ के जाए, ना पढ़े, तो पेपर देने के बाद वापस आना और सच में हिस्ट्री के जितने प्रश्न आए होंगे उन प्रश्नों को इन वीडियो में देखना, तुमको कहीं ना कहीं देखने को मिल जाए। तो इसीलिए पछताना ना पड़े, इसलिए पढ़ कर के जाना, मैं बोल रहा हूँ। परांतक प्रथम उत्तर मेरुर अभिलेख। परांतक प्रथम उत्तर मेरुर अभिलेख है। ठीक है, उर किसानों की बस्तियाँ हैं। उर क्या है? किसानों की बस्तियों को बोला जाता है। किसानों की बस्तियाँ हैं उर। ठीक है, नाडू गांवों का समूह होता था। नाडू क्या होता है? गांवों का समूह होता था। ये सब पुस्तक में है हिस्ट्री की 7th क्लास की, परंतु वहाँ से ना पढ़ पाओ तो इसलिए मैं यहाँ से इम्पोर्टेंट बता दे रहा हूँ, दिमाग में रह जाए, तो वहाँ पर प्रश्न आए तो तुम हल करके आ पाओ। उर किसानों की बस्तियों को बोलते हैं, नाडू गाँवों का समूह को बोलते हैं। ये सब तमिलनाडु की हैं जो चीज़ें मिल रही हैं, तमिलनाडु बोलते थे। नगरम व्यापारियों का समूह है। नगरम क्या है? व्यापारियों का समूह। व्यापारियों के समूह को बोला जाता था नगरम। ग्राम परिषद और नाडू न्याय करने और कर वसूलने जैसे कई प्रशासकीय कार्य करते थे। ग्राम परिषद और नाडू क्या करते थे? तो न्याय करने और कर वसूलने जैसे कई प्रशासनिक कार्य करते थे। ठीक है, अरैयार प्रधान को बोलते थे अरैयार। पल्ली चंदम भूमि। पल्ली चंदम नामक भूमि जैन संस्थानों को दान में दी जाती थी। यदि पूछ ले प्रश्न कि जैन संस्थानों को दान में दी जाने वाली भूमि को क्या कहते थे? पल्ली चंदम भूमि। ये पल्ली चंदम भूमि क्या है? तो जैन संस्थानों को दान में दी जाने वाली भूमि है। मंदिरों को दान में दी जाने भूमि को क्या कहते थे? देवदान भूमि। मंदिरों को दान में दी जाने वाली भूमि को क्या कहते थे? देवदान भूमि। पाठशालाओं को दान में दी जाने वाली भूमि को क्या कहते थे? शाला भोग। ब्राह्मणों को दी गई भूमि ब्रह्मदेय अग्रहार भी कहते थे इसको। ठीक है, तो किसको भूमि दी जाती थी? ठीक है, और उसका क्या नाम है ये याद रखना है। शाला भोग, पाठशालाओं को दान में दी जाने वाली भूमि शाला भोग। ब्राह्मणों को दी गई भूमि ब्रह्मदेय या फिर अग्रहार, ये दोनों बोलते हैं, याद रखिएगा। अब आते हैं मध्यकालीन इतिहास के महत्वपूर्ण नोट्स। बहुत टाइम हो रहा है, ठीक है, और इसमें कुछ समझाने के ज़्यादा नहीं है क्योंकि ये सारे नोट्स हैं इम्पोर्टेंट, तो मैं इनको फटाफट बोलते हुए पढ़ाते हुए जहाँ समझाने की जरूरत वहाँ समझाऊंगा और चलते हैं, ताकि हम इसको कम समय में पूरा कर पाएँ। तुम्हारा रिवीजन है एक तरह से, जो पढ़े हैं ना पुस्तक पूरी, उनका यहाँ से इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो वो रिवीजन हो रहा है, ठीक है। और जो नहीं पढ़े हैं ना पुस्तक, तो उन लोगों को भी दिमाग में बैठ जाएगा, 2-3 बार देख लीजिए तो और अच्छे से बैठ जाएगा और तुम पेपर अच्छे से कर पाओगे, ठीक है। तो अब हम थोड़ा फास्ट चलेंगे क्योंकि टाइम ज़्यादा हो जाएगा तो फिर तुमको भी दिक्कत होगी वीडियो को देखने में। तो चलिए आगे देखते हैं।
वेल्लन वगाई जो है गैर ब्राह्मण किसान स्वामी की भूमि होती थी। गैर ब्राह्मण किसान स्वामी की भूमि को वेल्लन वगाई बोलते थे। ब्रह्मदेय भूमि जो होती थी, ब्राह्मणों को उपहार में दी गई भूमि को बोलते थे ब्रह्मदेय भूमि। शाला भोग, फिर से रिवीजन हो रहा है, देखो दोबारा से आ गया वही सब। शाला भोग जो भूमि होती थी वो किसी विद्यालय के रख रखाव के लिए दी गई भूमि को शाला भोग बोलते थे। देवदान या तिरुनमट्टुकनी, देवदान या फिर तिरुनमट्टुकनी जो भूमि होती थी वो मंदिरों को उपहार में दी गई भूमि को बोलते थे। ठीक है। पल्ली चेंदम नहीं, पल्ली चंदम वो जो पहले आया था वही सही है। जैन संस्थानों को दान दी गई भूमि को बोलते थे ये। ठीक है, पल्ली चंदम। मिन्हाज उज सिराज ये क्या है? तो ईश्वर ने जो आदर्श समाज व्यवस्था बनाई है उसके अनुसार स्त्रियों को पुरुषों के अधीन होना चाहिए, ऐसा मिन्हाज उस सिराज कहता है, कि उसको रजिया सुल्तान की आलोचना करते हुए कहता है। ठीक है, क्योंकि रजिया सुल्तान जो है बेचारी बहुत पढ़ी लिखी, बहुत श्रेष्ठ थी, ठीक, बहुत विद्वान थी, और वो एक ही ऐसी मुस्लिम महिला थी जो शासिका बनी, और उसी को बोला इन्होंने उनकी आलोचना करते हुए ऐसा कहते हैं। ठीक है, कि उनको नहीं करना चाहिए, स्त्रियों को पुरुषों के अधीन ही रहना चाहिए। परंतु ऐसा नहीं है मेरे भाई, तुम पुराने मिजाज के थे, अभी ऐसा तो बिल्कुल नहीं। स्त्रियां पुरुषों से आगे जा रही हैं। आगे देखिए, इक्ता क्या है? तो इक्ता को मुक्ति कहा जाता था। इक्ता को मुक्ति कहा जाता था जो राजस्व वसूली का कार्य करता था। इक्ता को मुक्ति कहा जाता था जो राजस्व वसूली का कार्य करता था। आगे, तराइन का युद्ध। तराइन का युद्ध किसके बीच हुआ? पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी का दिल्ली के लिए युद्ध हुआ। तो किसके बीच हुआ तराइन का युद्ध? पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच हुआ। किसके लिए? दिल्ली के लिए हुआ। और बाद में गौरी ने कुतुबुद्दीन ऐबक को शासन सौंप कर चला गया। बाद में क्या किया? ये मोहम्मद गौरी जीता, परंतु अपना शासन कुतुबुद्दीन ऐबक को सौंप करके चला गया वो। ठीक है। देहलीवाल के सिक्के तोमर और चौहानों के समय ढाले जाते थे। यदि बोले देहलीवाल के सिक्के किस समय ढाले जाते थे, तो तोमर और चौहानों के समय ढाले जाते थे। ठीक है। दिल्ली सल्तनत के दौरान विकसित इन शहरों को बनाने में योगदान किस दिल्ली सल्तनत जो है उसके दौरान विकसित इन शहरों को बनाने में योगदान रहा। तो किन किन शहरों का दिल्ली सल्तनत को बनाने में योगदान रहा, ऐसा कहना चाह रहा है ये प्रश्न। ठीक है। तो सीरी, जहाँपनाह, देहली एक कोहना, तुगलकाबाद, फिरोज शाह कोटला, फिरोज शाह खिजराबाद शहर, ये हैं कुछ इम्पोर्टेंट जिन्होंने दिल्ली सल्तनत को बनाने में काम किया। सीरी, जहाँपनाह, देहली एक कोहना, तुगलकाबाद, फिरोज शाह कोटला, फिरोज शाह खिजराबाद शहर, ये हैं जो दिल्ली सल्तनत को बनाने में योगदान किए ये शहर। फिर है मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में देखते हैं। योग्यता के आधार पर बल दिए, लड्ढा और पीरा को उच्च पद पर बैठाया, निम्न समुदाय से होते हुए भी। ठीक है। जो मोहम्मद बिन तुगलक है ना, उन्होंने क्या किया कि योग्यता के आधार पर उन्होंने, ठीक है, लड्ढा और पीरा को उच्च पद पर बैठाया। ठीक है। लड्ढा और पीरा जो है एक निम्न जाति के थे, परंतु इन्होंने योग्यता के आधार पर पद पर बैठाया इन्होंने, और इनको भी बैठाया। और निम्न समुदाय के होते हुए भी और भी थे, इनके अलावा और भी थे, जैसे अजीज़ खुमार, ये कलाला शराब बनाने और बेचने वाला काम करते थे, अजीज़ खुमार। ठीक है। इनको भी ऊंची ऊंची पद दिए योग्यता के अनुसार। फिर इनके अलावा और भी हैं, जैसे फिरोज़ हज़्ज़ाम, पेशे से नाई होते थे ये फिरोज़ हज़्ज़ाम, और मन का तब्बाख, पेशे से ये लोग बावर्ची होते थे। और लड्ढा और पीरा ये दोनों माली का काम करते थे। तो देख लीजिए इनके काम क्या क्या हैं और कौन कौन हैं जिनको बड़े बड़े पद पर बैठाया। ये सभी, कोई माली है तो कोई नाई है तो कोई बावर्ची है, ऐसे ऐसे लोगों को भी इन्होंने बैठाया मोहम्मद बिन तुगलक ने बड़े बड़े पदों पर। ठीक है। मंगोलों के सर्वाधिक आक्रमण अलाउद्दीन खिलजी के समय में हुए। यदि पूछें मंगोलों के आक्रमण सबसे ज़्यादा, सर्वाधिक आक्रमण किसके समय में हुआ? अलाउद्दीन खिलजी के समय में सबसे ज़्यादा भैया अलाउद्दीन खिलजी के समय में ही हुआ है, जो भी हुआ। ठीक है। तो ज़्यादातर कन्फ्यूजन हो यदि तो तुम इसको ही लगाना। आगे, पांडुलिपियों में अनुच्छेदों को आकर्षण बनाने के लिए उन पर सोने की परत गला कर लगाई जाती थी। तो बोल रहे हैं कि पांडुलिपियों में
अनुच्छेदों को आकर्षित बनाने के लिए, जो अनुच्छेद होते हैं उनको आकर्षित बनाने के लिए उन पर सोने की परत को गलाते थे और उसको गला करके लगाई जाती थी, ठीक है, पांडुलिपियों में आकर्षक बनाने के लिए। फिर आगे इब्न बतूता जो कि 14वीं सेंचुरी में आया, अफ्रीका के मोरक्को देश से आया। कहाँ? भारत। इब्न बतूता पहले भी देखे हैं शायद इसको। तो ये कहाँ से आया? मोरक्को से आया। कब आया? 14वीं शताब्दी में आया। और मोरक्को का किस देश में है? तो अफ्रीका में। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया। किसके काल में आया? मोहम्मद बिन तुगलक के समय में। इसकी पुस्तक रेहला है और किस भाषा में? अरबी भाषा में। पहले भी देखे हैं इसको। मंगोलों का शक्तिशाली शासक चंगेज़ खान का आक्रमण इल्तुतमिश के काल में भारत पर हुआ। तो मंगोल का शक्तिशाली शासक कौन था? चंगेज़ खान था, जिसका आक्रमण किसके समय में हुआ? इल्तुतमिश के काल में भारत पर हुआ, ठीक है। फिर आगे देखिए 1540 से 1555 काल तक शेर शाह सूरी ने शासन किया। 1540 शेर शाह सूरी ने भारत पर शासन कब से कब तक किया? तो 1540 से 1555 तक किया, यानी कि 40 से 50, 55, 15 साल तक शेर शाह सूरी ने शासन किया। तब तक हुमायूं जो था बेचारा दुबका हुआ, डरा हुआ, भारत से बाहर ही रहा, मतलब दूसरी जगह ही रहा, ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिण भारत पर आक्रमण किया। किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिण भारत, साउथ पर आक्रमण किया। और देवगिरी, ठीक है, देखिए यहाँ पर देवगिरी, वारंगल, यानी कि काकतीय लोग वारंगल में, द्वार समुद्र, होयसल, तंजौर, मदुरई, इन पर इसने क्या किया? आक्रमण कर इनको अपने कब्जे में किया, ठीक है। देवगिरी, वारंगल, द्वार समुद्र, तंजौर, मदुरई। देखिए सभी के वंश देखिए। देवगिरी यादव वंश से संबंधित है, वारंगल काकतीय वंश से संबंधित, मतलब इस वंश के राजा होते थे वहाँ पर। और द्वार समुद्र होयसल वंश, और तंजावुर चोल वंश, और मदुरई पांड्य। इन सभी को ऐसे दे देगा मिलान करने के लिए, तो याद रख लीजिए इनको सही से मिलान करना है, ठीक है। यदि उल्टा सीधा दे दिया तो तुमको ऐसे वैसे ऐसे ऐसे मिलान करना पड़ेगा, तो वो भी ध्यान रखिए, याद रख लीजिए ताकि मिलान कर पाओ। आगे अलाउद्दीन खिलजी बाजार नियंत्रक अधिकारी की नियुक्ति की। अलाउद्दीन खिलजी ने, यदि पूछे बाजार नियंत्रक अधिकारी की नियुक्ति किसने की, तो अलाउद्दीन खिलजी ने की। और उसका नाम बोले तो शाहना ए मंडी। क्या रखा? शाहना ए मंडी रखा। मार्केटिंग इंस्पेक्टर भी बोलते हैं उसको, भ्रष्टाचार को रोकना काम होता है उसका। फिक्स प्राइस कर देता है मार्केट में, और सभी के बाज़ार अलग अलग कर देता है, ठीक है। तो इसका काम ये है, फिक्स प्राइस करना, सभी के बाज़ार अलग अलग करना, ठीक है। आगे मुग़ल। अब आते हैं मुग़ल। आई थिंक ये मुग़ल जो चैप्टर है 4th चैप्टर होना चाहिए, 4th चैप्टर है। तो अभी हम 4th चैप्टर पर पहुँचे हैं। देखिए अभी हम कितने पढ़ लिए? 16 पेज पढ़ लिए। 16 पेज में हम 3 चैप्टर को पढ़ पाए, 4था चैप्टर पहुंच रहे हैं। देख रहे हो कितने डीप में तुम्हारे नोट्स बने हैं। मुग़ल माता मंगोल की थी, ठीक है। मुग़ल में माता जो थी मंगोल की थी और पिता जो थे तुर्की थे। दोनों ही अलग अलग वंश के हैं। माता मंगोल की है, मंगोली है, और पिता तुर्की हैं। तैमूर वंशज हैं, ठीक है। 1398 में आक्रमण किया दिल्ली के ऊपर, ठीक है। तैमूर वंशज 1398 में आक्रमण दिल्ली पर किया, ठीक है। अब बात बाबर। फरगना का राजा बनेगा 12 वर्ष की उम्र में, और फिर उसे फरगना से हटा दिया जाएगा। जो बाबर हैं वो फरगना का राजा बनता है कब? 12 वर्ष की उम्र में, और फिर से उसे फरगना से हटा दिया जाता है, और उज़्बेकों का उसके ऊपर आक्रमण होता है। उसके ऊपर किसका आक्रमण होता है? उज़्बेकों का आक्रमण होता है। और फिर वहाँ से वह भारत की ओर मूव करेगा और कहेगा जन्म सिद्ध अधिकार है, भारत पर मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। भैया तेरा जन्म सिद्ध अधिकार कहाँ से आया? तू तो कहाँ का है? तू ये भी तो देख ले, कहाँ से कहाँ आया। वहाँ से तेरे को हटा दिया, यहाँ आ गया, कुछ दिन रह के आ लिया दिल्ली पर, तो अपने दादा की चाचा की ज़मीन बताने लग गया। दादा की चाचा की ज़मीन है ये, ठीक है। फिर आगे देखिए 1500 में हमारे चाचा दादा रहे हैं, ऐसा बोल रहे हैं। 1500 में क्या बोल रहा है कि 1500 पहले से हमारे चाचा दादा रह रहे हैं, ठीक है।
इब्राहिम लोदी वर्सेस बाबर का युद्ध हुआ, ठीक है। और इब्राहिम लोदी वर्सेस बाबर का युद्ध हुआ। पानीपत, खानवा, घाघरा के युद्ध लड़ेगा कौन? बाबर। तो 1526, 27, 28, 29, 30 इन डेटों में लड़ता है। 30 में तो मर ही जाता है। खैर, राजा उनका बेटा हुमायूं बनेगा उसके बाद में, जब इसकी मृत्यु हो जाती है ना बाबर की 1530 में। तो देखिए, इब्राहिम लोदी वर्सेस बाबर का युद्ध होता है, ठीक है। और पानीपत का युद्ध वो लड़ता है। इसके युद्धों के बारे में देख लीजिए। 1526, 27, 28, 29 और 30 ये डेट है उसकी मुख्य। इसमें पानीपत का युद्ध हुआ। मतलब याद रखिए, पानी पिया, पानीपत का युद्ध। पानी पिया, खाना खाया, खानवा का युद्ध। पानी पिया, खाना खाया, चल दिया, चंदेरी का युद्ध। घर गया, घाघरा का युद्ध। मर गया 1530 में मर गया। तो याद रखिए, पानी पिया, खाना खाया, चल दिया, घर गया, मर गया। 5 डेट याद रखना है। तो पानी पिया से पानीपत का युद्ध हुआ, खाना खाया से खानवा का युद्ध हुआ, चल दिया से चंदेरी का युद्ध हुआ, घर गया से घाघरा का युद्ध हुआ, मर गया से 1930 में मर गया, ठीक है। तो ये डेट याद रखनी है, ठीक है। और उसके बाद में उसका बेटा हुमायूं राजा बनता है। अब आते हैं अकबर के बारे में। हुमायूं का बेटा है ना शायद अकबर, उसके बारे में। अकबर 13 वर्ष की आयु में शासक बना और बैरम खां गार्जियन था इसका। इसके माता पिता नहीं थे बेचारे के। तो जो बैरम खान था उसने इसको पाला, ठीक है। और जब ये बड़ा हुआ तो बड़ा होने के बाद में बैरम खान को हटाकर खुद राजा बन जाएगा। तो देखिए कितनी बड़ी नाइंसाफ़ी है। जिसने तेरे को पाला, जिसने अपना तेरा गार्जियन बना, पाला पोषा, उसी को गद्दी से हटाकर फेंक दिया और खुद राजा बन गया। उस समय में ऐसे ही लड़ते थे लोग, मार धाड़ करते थे कि कोई किसी का नहीं होता था। 1565 में अकबर के अधिकारी आसफ़ खान ने आक्रमण किया। फिर 1565 में अकबर का अधिकारी कौन था? आसफ़ खान। उसने आक्रमण किया। किस पर किया? गढ़कटंगा की शासिका रानी दुर्गावती पर, ठीक है। जहांगीर की माँ, अब देखिए आगे, जहांगीर की माँ कछवाहा राजपूत आमेर के राजा भारमल की पुत्री थी। जहांगीर की माँ किस वंश की? कछवाहा राजपूत थी, आमेर के राजा भारमल की पुत्री थी, ओके। शाहजहां की माँ का नाम क्या था? मतलब किस वंश से थी? राठौर राजपूतों से संबंध रखती थी। बाबर की माँ का नाम कुतलुग निगार खानम था और पिता उमर शेख मिर्ज़ा थे। तो बाबर की माँ का नाम याद रखो, चाहे किसी की माँ का याद नाम ना हो, बाबर की माँ और पिता का नाम याद रखो। कुतलुग निगार खानम था और पिता उमर शेख मिर्ज़ा था। ये ऐसे ऐसे प्रश्न हैं जो थोड़ा मोड़ा पूछ सकते हैं, क्योंकि सीटेट में तो इतना कॉन्सेप्चुअल ही पूछते हैं, ठीक है। सब्जेक्टिव तो नहीं पूछते हैं, ठीक है। ऑब्जेक्टिव तो नहीं मतलब क्या बोलते हैं यार उसको, मतलब रट्टा टाइप में नहीं पूछते हैं, ठीक है। आगे देखिए, फिर आते हैं बाबर की माँ के बाद हुमायूं की माँ, यानी बाबर की पत्नी। हुमायूं की माँ का नाम माहम बेगम था। देखो, माँ याद मत रख लेना, जैसे जैसे नीचे नीचे उनकी माँ आती रहेंगी, ऊपर वालों की पत्नियाँ बनती रहेंगी, ठीक है। ये भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये उनके बेटे हैं और उनके बेटों की माँ हैं, तो ऊपर वालों की पत्नी बनती रहेंगी। यदि पत्नी बोलेंगे तो नीचे आएंगे तो उनकी माँ बनेंगी। तो इसलिए थोड़ा सा थोड़ा दिमाग लगा करके याद करना है, पढ़ना है, और ऐसे ही प्रश्न भी करने हैं वहाँ पर। शाहजहाँ नहीं, हुमायूं की माँ का नाम माहम बेगम था, ठीक है। अब अकबर की माँ का नाम हमीदा बानो था। तो अकबर की माँ का नाम हमीदा बानो था, तो हुमायूं की पत्नी हुई ना हमीदा बानो, वही मैं समझाना चाह रहा हूँ। फिर आगे देखिए, जहांगीर की माँ हरखा बाई और अकबर की पत्नी हरखा बाई। जहांगीर की माँ हरखा बाई, क्योंकि अकबर का बेटा है जहांगीर, हुमायूं का बेटा है अकबर, बाबर का बेटा है हुमायूं, ठीक है। तो जहांगीर की माँ हरखा बाई कछवाहा राजपूत परिवार से संबंध था, जो ऊपर देखे थे। फिर है शाहजहाँ की माँ जगत गुसाई या राठौर राजपूत से संबंध है, जो ऊपर देखे थे। औरंगजेब की माता मुमताज़ महल था,
और इसी के नाम पर ताजमहल बना, इसी की यादों में, ठीक है। मुमताज़। अकबर सिंध और इलाहाबाद भी जीता। अकबर ने किसको जीता? सिंध और इलाहाबाद को जीता, ठीक है। अब देखिए अकबर की विजय क्रमानुसार देखिए, अकबर ने किसको किसको जीता क्रम से देखिए। 1558 में अकबर ने मालवा क्षेत्र को जीता, फिर 61 में मालवा, फिर 68 में चित्तौड़, फिर 1572 में गुजरात, फिर 1586 में कश्मीर। तो ये क्रम से हैं। यदि क्रम पूछ ले तो बता देना, क्योंकि मैंने तुमको बताया है, ठीक है। अकबर द्वारा जीते गए अन्य क्षेत्र कौन से हैं? तो उसने कौन कौन से क्षेत्र जीते? मालवा जीता उसने। क्या जीता उसने? मालवा जीता। अरे यार आजा। मालवा जीता, गढ़कटंगा जीता, चित्तौड़ जीता, रणथंभौर जीता, गुजरात जीता, और क्या जीता उसने? पटना जीता, बंगाल जीता, कश्मीर जीता। ये 8 याद रख लेना। साइड नोट देख लो थोड़ा सा। अकबर इनको जीता और गढ़कटंगा को भी इसके अधिकारी आशफ खान के द्वारा। तो अकबर ने किसको किसको जीता? तो इन सबको तो जीता ही जो ऊपर देखे हो, इसके साथ उसने गढ़कटंगा को भी जीता, उसमें भी ऊपर दिया गया उसके बारे में। और इस पर आक्रमण किसने किया, किसने जीता यदि बोले तो इसका अधिकारी था आसफ़ खान, उसके द्वारा। अब आगे देखिए, पानीपत का युद्ध 1526 में हुआ। चौसा का युद्ध 1939 में हुमायूं वर्सेस शेर शाह के साथ हुआ, और जो कि शेर शाह जीत गया, हुमायूं हार गया, और फिर वो शासक किया 1540 से 1555 तक, और हुमायूं बाहर रहा। कन्नौज 1540 हुमायूं वर्सेस शेर शाह, तो फिर कन्नौज का भी युद्ध, चौसा के बाद में कन्नौज का हुआ, तब जा कर के फिर वो बाहर रहा और शेर शाह ने 15 साल तक शासन किया। खानवा का युद्ध 1527 में बाबर वर्सेस राणा सांगा के साथ में हुआ। खाना खाया, वही ना, खानवा का युद्ध हुआ। फिर 1540 से 1555 तक सूर वंश 15 वर्ष के लिए शासन किया, और द्वितीय अफगान, ठीक है। औरंगजेब बीजापुर गोलकुंडा को जीता। औरंगजेब ने किसको जीता? बीजापुर गोलकुंडा को जीता, ठीक है। और बीजापुर कब जीता? तो 1686 में जीता, गोलकुंडा को 1687 में जीता। तो औरंगजेब ने बीजापुर और गोलकुंडा इन दोनों को जीता, और उनके डेट भी दिए कब कब जीता, ठीक है। सुलह ए कुल अकबर की नीति थी। ये किसकी नीति थी? सुलह ए कुल अकबर की। इसमें क्या था? समझौता या फैलाए, समझौता या फैलाएं, ठीक है। इसकी नीति को बढ़ाया जहांगीर और शाहजहां ने, और अब्दुल फजल ने मदद किया था इसको बनाने में। यदि पूछें कि इसका अर्थ क्या है, तो सुलह ए कुल मतलब समझौता, कुल परिवार वगैरह वगैरह को। और इसकी नीति को बढ़ाने की बात करें तो जहांगीर और शाहजहां इन दोनों ने अकबर की इस नीति को बढ़ावा दिया, बढ़ाया, प्रचार प्रसार किया, और अब्दुल फजल ने मदद किया था इसको बनाने में। यदि बोलें कि सुलह कुल नीति जो अकबर की नीति है, इसको बनाने में किसने मदद किया, तो अब्दुल फजल ने किया, ठीक है। जहांगीर ने अकबर की नीति सुलह कुल की प्रशंसा करते हुए कहा कि शिया और सुन्नी एक ही मस्जिद में प्रार्थना करते थे। तो जो अकबर की जो नीति है सुलह कुल, इसकी प्रशंसा करते हुए जहांगीर ने कहा था कि सुन्नी और जो शिया हैं ये दोनों एक ही मस्जिद में प्रार्थना करते थे। अब आइए 90 नंबर पर फ़ारसी अनुवाद। पंचतंत्र जो है उसका फ़ारसी में अनुवाद क्या है, उसका नाम क्या है? अनवार ए सुहेली। फ़ारसी में अनुवाद पंचतंत्र का क्या है? अनवार ए सुहेली अनुवाद है। तो नाम याद रखिएगा, पंचतंत्र का फ़ारसी में अनवार ए सुहेली अनुवाद है। महाभारत का रज़्मनामा, वेरी इम्पोर्टेंट, बहुत इम्पोर्टेंट है, यही तो सब इम्पोर्टेंट है भाई, और क्या है ये बताओ। तो फ़ारसी में अनुवाद जो है महाभारत का क्या है, तो रज़्मनामा है। अबुल फ़ज़ल लिखता है आइन ए अकबरी, अकबर का प्रशासन। तो अकबर के प्रशासन के बारे में है आइन ए अकबरी में, और कौन लिखता है, तो अबुल फ़ज़ल लिखता है। नेक्स्ट, अरेबिक
पंचतंत्र को कलीला और दिमना बोला गया। वो फारसी में था, ठीक है, और ये अरबिक में है। तो अरबिक में पंचतंत्र को कलीला और दिमना बोला गया, ठीक है। अकबर ने मकतब खाना बनवाया। मकतब खाना किसने बनवाया? अकबर ने बनवाया। फतेहपुर सीकरी में बनवाया था। कहाँ बनवाया था मकतब खाना? अकबर ने फतेहपुर सीकरी में बनवाया। इसके अध्यक्ष कौन थे? तो अब्दुल फजल का भाई फैजी था, ठीक है। मकतब खाना जो बनवाया फतेहपुर सीकरी में अकबर ने, उसका अध्यक्ष कौन था? तो अबुल फजल जो उसका भाई फैजी था, ठीक है। अबुल फजल का भाई का नाम फैजी। आगे अकबर कंधार, काबुल, कश्मीर। तो अकबर ने तीन का को जीता। अकबर ने कितने का को जीता? 3। कंधार, काबुल, कश्मीर। कंधार ईरान और अफ़गानों का क्षेत्र है। सफ़वियों को हराकर उसने जीता। फारसी भाषा, ठीक है, प्रयोग होती होगी वहाँ पर, वही बता रहे हैं। अकबरनामा एक पुस्तक है, अकबर के बारे में ही है। उसके लेखक अबुल फजल हैं। पूर्वजों का वर्णन है अकबरनामा में। अकबर के शासनकाल का इतिहास है। मतलब जो अकबरनामा पुस्तक लिखा अबुल फजल ने, उसको 3 भागों में बांटा है। उसको पहले भाग में पूर्वजों का वर्णन है उसके, दूसरे भाग में अकबर के शासनकाल का इतिहास है, ठीक है। फिर तीसरे में अकबर के प्रशासन के बारे में बताया कि कैसे प्रशासन करता था। अब आगे देखिए, मुग़लों की राजस्व व्यवस्था को जब्त प्रणाली कहते थे। अकबर का राजस्व मंत्री टोडरमल था। तो मुग़लों की राजस्व व्यवस्था को क्या कहा जाता था? राजस्व व्यवस्था मतलब कर वसूलने की व्यवस्था को क्या कहा जाता था मुग़लों के शासनकाल में? तो उसको बोलते थे जब्त प्रणाली। जब्त कर लेना उनकी चीज़ों को, पैसे को, जनता के। और अकबर का राजस्व मंत्री बोले हैं, कर वसूलने वाला मंत्री बोले हैं, तो टोडरमल था। वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना। अब आते हैं 5th चैप्टर पर। मैं बोला था ना कि वो 4th चैप्टर था, और अब हम 5th पर प्रवेश करते हैं। और आई थिंक 7th क्लास है, मुझे लग रहा है 8th चैप्टर है शायद। तो अभी बहुत पेज बचे हैं, देख लीजिए। अभी तो 23 ही हुए हैं, बहुत पढ़ने के लिए अभी बाकी है, ठीक है। तो आगे देखिए, चैप्टर 5 है 7th क्लास की हिस्ट्री। मुग़ल्स अकबर। प्रशासन, एडमिनिस्ट्रेशन, सभी वर्गों को शामिल किया। तो मुग़ल शासक अकबर जो है, ये अपने प्रशासन में सभी वर्गों को शामिल किया, ठीक है। जैसे कि शामिल वर्ग कौन कौन से हैं? तुर्की, तुरानी, ईरानी, भारतीय मुस्लिम, अफ़गान, जाट, मराठे, राजपूत, देख लो, सभी को शामिल किया इसमें, किसी को नहीं छोड़ा। तुर्की, ईरानी, भारतीय मुस्लिम, अफ़गान, जाट, मराठे, राजपूत, ठीक है। ओहदा, अब देखिए ओहदा, मनसब। हमारा मेन शब्द क्या है? मनसब। मनसब क्या है? एक ओहदा होती है, एक पोस्ट का नाम है, ठीक है, यानी पद का नाम है। तो देखिए, मनसब के 2 भाग होते थे, ठीक है। एक पोस्ट का नाम, एक पद का नाम है। और मनसब के 2 भाग हैं, और वो 2 भाग कौन से हैं? एक है जात, एक है सवार। जात जो है वो पद है, प्रतिष्ठा तय करता था। जो जात पद है वो प्रतिष्ठा तय करता था, और जो सवार है वो सैन्य उत्तरदायित्व, सैन्य जिम्मेदारी तय करता था, ठीक है। तो ये अलग अलग हैं। ये प्रतिष्ठा तय करता था और ये सैन्य उत्तरदायित्व तय करता था। तो ये दोनों अलग अलग हैं। इसमें प्रतिष्ठा बड़े लोग, इसमें सैनिक वगैरह। जात सवार 5000 के लगभग होते थे। वेतन इनको वेतन भूमि के रूप में मिलता था, जिसे जागीर बोला जाता था। तो इन्हें भूमि के रूप में वेतन मिलती थी, जिसे जागीर भी बोला जाता था। प्रमुख
जनजातियाँ और उनके क्षेत्र। तो प्रमुख जनजातियों के बारे में देख लीजिए, यहाँ से बहुत प्रश्न बनते हैं। कौन कौन सी जनजाति कहाँ कहाँ पाई जाती थी, ठीक है। वो गोखर और गख्खर प्रजाति जो है, ये जनजाति जो है पंजाब में यानी पाकिस्तान वाला हिस्सा जो है अभी वहाँ पर पाई जाती थी। कौन सी जनजाति? यदि बोले पाकिस्तान वाला जो पंजाब है वहाँ पर कौन कौन सी जनजाति पाई जाती थी, तो गोखर और गख्खर पाई जाती थी। लंगाह और अरघुन जनजाति, ये दोनों जनजातियाँ कहाँ पाई जाती? तो मुल्तान और सिंध में पाई जाती, ठीक है। बलोच जनजाति कहाँ पाई जाती? उत्तर पश्चिम भारत में पाई जाती, बलोच जनजाति पाई जाती थी। गोंड और बैगा जनजाति कहाँ? तो मध्य भारत में पाई जाने वाली जनजाति है गोंड बैगा जनजाति। कहाँ पाई जाने वाली जनजाति? मध्य भारत में। जोटवास जनजाति गुजरात में पाई जाती, जोटवास, ठीक है। फिर आगे देखिए, मुंडा, चेर, ओरांव, संथाल, ये 4 जनजातियाँ निवास वाले क्षेत्र हैं। ये चारों मुंडा, चेर, ओरांव, संथाल ये निवास वाले क्षेत्र हैं, मतलब ये चारों जनजातियाँ दक्षिण की हैं, ठीक है। ये चारों दक्षिण भारत की दक्षिण की जनजातियाँ हैं। यहाँ पे नहीं लिखा है मगर मैंने बता दिया। मुग़ल सम्राट अकबर ने गख्खर जनजाति के नेता कमाल खान को अपना मनसबदार नियुक्त किया था। यदि बोलें कि मुग़ल सम्राट अकबर ने गख्खर जनजाति के नेता कौन थे? कमाल खान, उनको अपना मनसबदार नियुक्त किया था उसने। किसने? अकबर ने। फिर आगे देखिए, अकबर का सेनापति मान सिंह। अकबर का सेनापति कौन है? मान सिंह। और औरंगज़ेब का टोडरमल शायद, ठीक है। तो अकबर का सेनापति कौन है? अकबर का नहीं यार, टोडरमल किसका है? देख लीजिए यहाँ पर ही तो आया था। हाँ, तो ये अकबर का ही है, राजस्व मंत्री है वो टोडरमल। और ये कौन है अकबर का? तो ये सेनापति है, वो राजस्व मंत्री सेनापति। तो अकबर का सेनापति कौन? मान सिंह ने आधुनिक बिहार और झारखंड में चेर सरदारों के विरुद्ध अभियान किया था। तो जो अकबर है उसका सेनापति मान सिंह ने आधुनिक जो बिहार है भी और झारखंड है, यहाँ पर चेर सरदारों के विरुद्ध अभियान किया था। और कब? 1591 में किया था, ठीक है। कोरगा, वेतर, मारवाड़ जनजाति ये दक्षिण भारत में पाई जाती थी। तो ये है दक्षिण भारत में पाई जाने वाली, ठीक है। कोरगा, वेतर, मारवाड़ ये तीनों जनजातियाँ दक्षिण भारत में पाई जाने वाली जनजातियाँ हैं। परंतु ये जो हमने देखा मुंडा, चेर, ओरांव, संथाल ये निवास क्षेत्र थे, ठीक है, ना कि जनजाति भी हैं शायद, परंतु इसका दिया नहीं है नाम, इसलिए निवास क्षेत्र थे, ठीक है। आगे देखिए, तो कोरगा, वेतर, मारवाड़ी सभी दक्षिण भारत में पाई जाने जनजातियां हैं। अब आते हैं टांडा। टांडा क्या है? एक व्यापारी खाना बदोशों का काफ़िला था। टांडा एक व्यापारी खाना बदोशों का काफ़िला था। इनको बंजारे भी कहा जाता है, एक जगह से दूसरी जगह जाते रहना इनका काम था, बंजारे का, ठीक है। बंजारों का टांडा होता था, ठीक है, उनको ही कहते थे। अलाउद्दीन खिलजी ने इनका उपयोग किसानों से अनाज लेकर मंडी बाज़ार ले जाने के लिए किया। तो बंजारों का यूज किसने किया? अलाउद्दीन खिलजी ने। किस लिए किया? तो किसानों से अनाज लेकर मंडी ले जाने के लिए किया। शहना ए मंडी जिसको नाम दिया गया। विदेशी यात्री पीटर मुंडी ने बाज़ारों के टांडा का वर्णन किया है। किसने? एक विदेशी यात्री है पीटर मुंडी, उसने बाज़ारों के टांडा का वर्णन किया है। और यह अंग्रेज यात्री था और यह शाहजहाँ के काल में आया था। तो ये कौन सा यात्री था? अंग्रेज यात्री था। और किसके समय में आया भारत? तो शाहजहाँ के काल में आया। विलियम हॉकिंस और सर टॉमस रो दोनों जहांगीर के समय आए थे। विलियम हॉकिंस और सर टॉमस रो, ठीक है, ये दोनों अलग अलग हैं। विलियम हॉकिंस क्या हुआ?
विलियम हॉकिंस और सर टॉमस रो, ये दोनों जहांगीर के समय में आए थे, जो फैक्ट्री खोलने के बारे में चर्चा करते थे। ठीक है। जॉन मिल्डेन हॉल ये व्यक्ति कब आया, किसके समय में, तो अकबर के समय में भारत आया। ओके। आगे है बंजारे, जिनको टांडा भी कहा जाता है, बंजारों को टांडा। एक दिन में 6 से 7 मील से ज़्यादा सफ़र नहीं करते थे। ठीक है। तो पूछ ले कि 6 से 7 कितने से कितने मील तक से ज़्यादा सफ़र नहीं करते, 6 से 7 मील से ज़्यादा सफ़र नहीं करते थे बंजारे लोग। उत्तर मेरुर अभिलेख जो है वो चिंगलपट्टू ज़िले तमिलनाडु से संबंधित है, वहाँ पर पाया जाता है। तो उत्तर मेरुर अभिलेख जो चिंगलपट्टू ज़िले तमिलनाडु से संबंधित है। इसमें न्यायिक प्रशासन चोल वंशों से संबंधित है इसमें। ठीक है। न्यायिक प्रशासन है दिया गया, बताया गया है, और चोल वंशों से संबंधित है ये। ठीक है। आगे उरैयूकोड अभिलेख, कौन सा, उरैयूकोड अभिलेख तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली से प्राप्त हुआ। ये पूछे उरैयूकोड अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुआ, तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली से। फिर है रथकारों की सामाजिक स्थिति पर विचार करने वाला अभिलेख कौन सा है। जो रथकार होते हैं, रथ बनाने वाले रथकार होते हैं, उनकी सामाजिक स्थिति पर विचार करने वाला अभिलेख कौन सा है, तो वो भी यही है, कौन सा, उरैयाकोड अभिलेख। ओके। आगे देखिए, गोंड जनजाति का वर्णन अकबरनामा पुस्तक में मिलता है, जिसे अबुल फजल ने लिखा। ठीक है। यदि पूछ ले गोंड जनजाति का वर्णन किस में मिलता है, किस पुस्तक में, तो अकबरनामा पुस्तक में मिलता है। ओके ना, बार बार आ जाता है। ठीक है, मिलता है। और इस पुस्तक को किसने लिखा, अबुल फजल ने लिखा। ठीक है। या फिर पूछ ले अकबरनामा में किस जनजाति के बारे में मिलता है, तो गोंड जनजाति। ठीक है। आगे देखिए, गढ़कटंगा में स्थित है। ठीक है, यह गढ़कटंगा में स्थित है गोंड जनजाति, और इसमें 70,000 से ज़्यादा गांव भी हैं गढ़कटंगा में। ठीक है, 70,000 से ज़्यादा गांव हैं, और यह एक केंद्रीकृत व्यवस्था है। कैसी व्यवस्था है ये, केंद्रीकृत व्यवस्था है। हर गांव गढ़ों में विभाजित होता था, हर गांव यहाँ पर गढ़ों में विभाजित होता था। 84 गाँवों का एक गढ़ होता था। कितने गाँवों का एक गढ़ होता था, 84। हर 84 गाँव में 12 गाँवों में विभाजित होता था। हर 84 गाँव 12 गाँव में विभाजित होता था, जिसे क्या कहा जाता था, बरहोत भी कहा जाता था। क्या, बरहोत। ओके ना। आगे प्रशासनिक व्यवस्था कैसे यहाँ पर थी, पहले राज्य, उसके बाद नीचे गढ़, फिर 84, फिर उसके बाद बरहोत आते थे, ऐसे आता था। गोंड राजवंश प्रमुख शासक अमनदास था। संग्राम शाह की उपाधि धारण की। अमनदास ने किसकी उपाधि धारण की, तो संग्राम शाह की उपाधि धारण किया। ठीक है, ये प्रमुख शासक था अमनदास किसका, गोंड राजवंश का। उसका बेटा दलपत शाह था, उसका बेटा का नाम दलपत शाह था। उसका विवाह जो है अमनदास का किससे हुआ, दलपत शाह का विवाह किससे हुआ, दुर्गावती से हुआ, जो सालवाहन की बेटी और चंदेल राजपूत थी। ठीक है। फिर उनसे दोनों से एक बेटा पुत्र हुआ, इसका नाम वीर नारायण था। ठीक है। और क्या होता है, बाद में उसका पति दलपत शाह मर जाता है। जब लड़ते लड़ते जब अकबर का जो क्या होता है, मंत्री होता है, ठीक है, वो आक्रमण करता है, तो ये जब मर जाता दलपत शाह, तो ये शपथ लेती है और इसके सहारे वो युद्ध लड़ती है। फिर आगे अहोम जनजाति आती है। अहोम जनजाति जो है वो म्यांमार से ब्रह्मपुत्र घाटी में आकर बसी। जो अहोम जनजाति थी वो कहाँ से कहाँ पर बसे आकर के, तो वो म्यांमार से ब्रह्मपुत्र घाटी पर आकर के बसे। ठीक है, 13वीं शताब्दी में।
भूया यानी भूस्वामी का दमन कर राज्य की स्थापना की। और अहोम जनजाति जो है किसका दमन करके उसने राज्य की स्थापना की? भूया यानी जो भूस्वामी होते थे बड़े बड़े, उनका दमन करके उनको हटा करके राज्य की स्थापना की थी। 1530 के दशक में अहोमों ने आग्नेयास्त्रों बारूद तोपों का इस्तेमाल किया। तो सोच रहे हो बारूद तोप जो अभी यूज करते हैं ना, उस समय के समय में अहोम जनजाति के लोगों ने इसका यूज कर लिया, जो अब कर रहे हैं लोग। तो भाई बहुत पहले से इसकी खोज हो चुकी है, बहुत पहले से यूज हो रहे हैं, ठीक है। तो 1530 के दशक में अहोमों ने आग्नेयास्त्र बारूदों तोपों का इस्तेमाल किया। अब देखो, अहोम राज्य कुलों में विभाजित था जिसे खेल कहा जाता था। यदि पूछ ले खेल किसे कहा जाता है, तो अहोम राज्य कुलों में विभाजित था जिसे खेल कहा जाता। तो अहोम राज्य के कुलों में विभाजित होने को खेल कहा जाता था, ठीक है। पाइक किसे कहा जाता है, तो बंधुआ मजदूर होते थे जो, उनको पाइक कहा जाता था। राजाओं के दरबार में जो बंधुआ मजदूर होते थे राजाओं के राज्य में, उनको पाइक कहा जाता था, ठीक है। अहोमों ने कुछ हाजों की जनजाति को हराया। अहोमों ने किस जनजाति को हराया, तो कुछ हाजो जनजाति को हराया। मीर जुमला औरंगजेब का अधिकारी ने 1662 से 1663 में अहोमों पर हमला किया। मीर जुमला किसका अधिकारी है, तो औरंगजेब का अधिकारी है मीर जुमला। उसने कब आक्रमण किया अहोमों पर, तो 1662 से 1663 में का, ठीक है। अब आगे आइए, भक्ति इसका शाब्दिक अर्थ क्या है? संपूर्ण समर्पण की भावना यानी इच्छा शक्ति ना होना, ठीक है। संपूर्ण समर्पण की भावना कर देना। भक्ति काल के देवी देवता शिव विष्णु दुर्गा, ब्रह्मा विष्णु महेश को नहीं माना गया है। ब्रह्मा को तो पूजा भी नहीं आता, बहुत कम देखते होंगे आप। शिव विष्णु दुर्गा भक्ति काल के देवी देवता के बारे में बोले तो ये तीन ही हैं, शिव विष्णु दुर्गा, ठीक है। भक्ति संत समूह नयनार शैव 63 और अलवार विष्णु 12। तो भक्ति संत समूह कितने हैं? 2 हैं। पुस्तक में 2 दिए गए हैं भक्ति संत समूह, और ये तमिलनाडु में पाए जाते थे। और पहले थे नयनार जो शैव संप्रदाय से संबंध रखते हैं, और ऐसे संत 63 थे। और अलवार संत जो थे वैष्णव से संप्रदाय संबंधित थे, और ये 12 थी इनकी संख्या, ठीक है। ये भक्त संत समूह थे 2 प्रकार के तमिलनाडु में, ठीक है। अब नयनार संतों के गीतों का संकलन, जो नयनार हैं, नयनार मतलब शैव संप्रदाय से संबंधित है, जो 63 हैं जिनकी संख्या, उनके गीतों का संकलन तेवरम और तिरुवाचकम में मिलता है। ये तेवरम और तिरुवाचकम ये पुस्तक हैं, इनमें मिलता है, ठीक है। फिर दिव्य प्रबंधम में अलवारों के भक्ति गीतों का संकलन है। तो यदि बोलें अलवारों के भक्ति गीतों का संकलन किस में मिलता है, तो दिव्य प्रबंधम में मिलता है, ठीक है। ये ग्रंथ है। फिर अंडाल महिला अलवार संत थी। अंडाल जो है ये एक महिला अलवार संत थी, ठीक है। अलवार मतलब वैष्णव संप्रदाय संबंध रखते जो संत, वो तो अंडाल नामक जो महिला थी अलवार संत थी, और पेरियार अलवार की बेटी थी। किसकी बेटी थी? पेरियार अलवार की, ठीक है। आगे देखिए, नयनारों के संत, नयनार जो हैं शैव संप्रदाय संबंध रखते हैं जो, नयनार की संख्या कितनी है? 63 है जो। तो वो नयनार संत के नाम देखिए, अपार, संबंदर, सुंदरार और माणिक का वाचगार, ठीक है। ये कुछ नयनार संत के नाम हैं। इन्होंने गीतों का संग्रह किया तेवरम और तिरुवाचकम में, जैसे पहले हमने देखा भी। संगम साहित्य में प्रेम कहानी तथा शूरवीरों की कहानियाँ दोनों मिलती हैं। इसी से अलवार संतों ने भक्ति गीतों की प्रेरणा प्राप्त की, ठीक है। तो संगम साहित्य जो है वो तमिलनाडु में मिलता है, और इसमें प्रेम कहानी तथा शूरवीरों की कहानियाँ दोनों मिलती हैं, ठीक है। और इसी से अलवार जो संत थे उन्होंने भक्ति गीतों की प्रेरणा प्राप्त की संगम साहित्य से, ठीक है। आगे, दोनों समुदाय भक्ति समुदायों में अस्पृश्य जातियों का भी समावेश था, जैसे पुलैया, पनार, जो दोनों समुदाय हैं, जो भक्ति समुदाय हैं, जो नयनार और अलवार, दोनों में ही अस्पृश्य जनजातियाँ थी, अछूत जिसको बोलते हैं लोग, वो सभी को उन्होंने शामिल किया था। जैसे पुलैया, पनारी बहुत अछूत जनजाति, फिर भी इनको शामिल किया, तो वो नहीं मानते थे कि अछूत हैं, हम सभी मानव हैं, ऐसा।
नैनार और अलवार दोनों घूम घूम कर साधु संत थे ये, ठीक है, घूमते रहते थे, ठीक है, दोनों घुमक्कड़ थे। नैनार और अलवार दोनों घूम घूम के प्रचार करते थे अपने उसका, ठीक है, धर्म का, और ये घुमक्कड़ थे। वहाँ के स्थानीय देवी देवताओं, जहाँ जहाँ घूमते थे वो, वहाँ के देवी देवताओं की प्रशंसा में गीत लिखकर शामिल कर लेते थे। वो लोग वहाँ के देवी देवताओं की प्रशंसा में गीत लिखते थे, ठीक है। फिर आगे देखिए, शंकर के अनुसार मोक्ष प्राप्ति के लिए ज्ञान मार्ग आवश्यक है। यदि पूछ ले पेपर में कि शंकर के अनुसार मोक्ष प्राप्ति के लिए कौन सा मार्ग आवश्यक है, तो ज्ञान मार्ग, ठीक है। रामानुजाचार्य का जन्म कहाँ हुआ? तमिलनाडु में, ठीक है। किसको किसको पता था रामानुजाचार्य का जन्म कहाँ हुआ था, किस राज्य में? कमेंट कीजिएगा। तो रामानुजाचार्य का जन्म कहाँ हुआ? तमिलनाडु में, ठीक है। वीर शैव आंदोलन किस राज्य में हुआ? कर्नाटक में हुआ। किसको किसको पता है ये भी करिए। वीर शैव आंदोलन कर्नाटक में हुआ, और इससे संबंध कौन रखता है? बसवन्ना 12वीं शताब्दी में हुआ, ठीक है। बसवन्ना इसके नेतृत्वकर्ता शायद थे, इससे संबंध रखते हैं। बसवन्ना, अल्लमा प्रभु, अक्का महादेवी, ये 3 हैं, ठीक है। ब्राह्मण विचारधारा का विरोध करते हैं ये तीनों। कर्मकांडों और मूर्ति पूजा का भी विरोध किया इन्होंने, ठीक है। समानता और जाति नारी के प्रति व्यवहार सही हो ऐसा मानते हैं। समानता हो और जाति प्रथा नहीं होनी चाहिए, नारी के प्रति समान व्यवहार हो ऐसा मानते हैं ये। कौन? बसवन्ना, अल्लमा प्रभु, अक्का महादेवी। वीर शैव आंदोलन कर्नाटक में हुआ और इस 12वीं शताब्दी में हुआ, और नेतृत्वकर्ता बसवन्ना। ब्राह्मण विचारधारा का विरोध करते हैं ये। कर्मकांड और मूर्ति पूजा का विरोध करते हैं। समानता पर विश्वास रखते हैं, जाति नहीं होनी चाहिए, जाति प्रथा नहीं होनी चाहिए, नारी की प्रति व्यवहार सही हो। महाराष्ट्र के ज्ञानेश्वर, नामदेव, एकनाथ, तुकाराम जैसे के उपासक थे ये भगवान विट्ठल के। तो महाराष्ट्र के ये कुछ गिने चुने नाम हैं, जैसे ज्ञानेश्वर, नामदेव, एकनाथ, तुकाराम, ये सभी उपासक थे। किसके थे? भगवान विट्ठल के उपासक थे, ठीक है। भगवान विट्ठल के उपासक थे ज्ञानेश्वर, नामदेव, एकनाथ, तुकाराम, और सभी कहाँ के हैं? महाराष्ट्र के हैं, ठीक है। आगे देखें, आगे देखिए, इन्होंने ही, जितने नाम लिए मैंने, इन्होंने ही भगवान विट्ठल की आराधना की तथा वारकरी लिख दिया यहाँ पर, वारकरी संप्रदाय को जन्म दिया, ठीक है। तो जो अभी मैंने नाम लिया ये ऊपर जितने भी हैं, ज्ञानेश्वर, नामदेव, एकनाथ, तुकाराम, इन सभी ने भगवान विट्ठल की उपासना की, आराधना की, और इन्होंने वारकरी संप्रदाय को जन्म दिया। यदि पूछ ले वारकरी संप्रदाय को जन्म किसने दिया, तो ये जन्म किसने दिया, तो ऊपर जितने नाम आ रहे हैं उन सभी ने दिया। इन्होंने अपना केंद्र पंढरपुर में स्थापित किया। इन्होंने अपना केंद्र भी कहाँ स्थापित किया? पंढरपुर में स्थापित किया, कश्मीर में है शायद। फिर इनके गीतों की रचना मराठी में होती है, ठीक है। कश्मीर में नहीं है भाई, सर्च कर लेना, परंतु इनके गीतों की जो संकलन है वो मराठी में है, ठीक है। इसमें सखुबाई तथा चोखा मेंढा महार जाति अस्पृश्य से भी शामिल थे। तो देखिए, थोड़ी देर पहले हमने नैनार और अलवार पढ़ा, वहाँ भी अस्पृश्य जाति को शामिल किया था। और जो अभी ये है, भी जो हम पढ़ रहे हैं विट्ठल के उपासक, इसमें भी इन्होंने सखुबाई, ठीक है, और ये भगवान कितने बार मिस्टेक होगी, ठीक है। सखुबाई और चोखा मेंढा महाजाति के थे ये दोनों, और अस्पृश्य होते हुए इनको भी शामिल किया गया था, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट, वैष्णव जंतो तेने कहिए पीर पराई जाने रे, किसने कहा? नरसिंह मेहता ने लिखा। किसने लिखा? नरसिंह मेहता ने लिखा। तो ये यदि प्रश्न में आ जाए ना, इसको याद रख लेना, किसने कहा, किसने लिखा, ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंट। मराठी भक्ति गीतों को
अभंग नाम से जाना जाता है। मराठी भक्ति गीत जो हैं उनको किस नाम से जाना जाता है? अभंग नाम से जाना जाता है। ठीक है। मध्य एशिया के महान सूफी संतों के नाम, मध्य एशिया जो है अपना भारत का, भारत नहीं बोल रहे सकते यार, महाद्वीप 7 हैं, उनमें से जो मध्य एशिया है, जो एशिया महाद्वीप है उसका भी मध्य एशिया के महान सूफी संतों के नाम हैं कुछ। ठीक है। पहला है गज्जाली, दूसरा रूमी, तीसरा सादी। इनको याद रख लीजिए। ये मध्य एशिया के महान सूफी संत हैं तीनों के नाम याद रख लीजिए। ठीक है। अब आगे जिक्र। जिक्र का मतलब क्या है? नाम जप करना। जिक्र मतलब नाम जप करना। समा का मतलब गाना यानी संगीत। रक्ष का मतलब नृत्य। तो इन सभी का याद रख लीजिए। ठीक है। इन सभी को याद रख लीजिए किसका क्या मतलब है। क्या आप इन विषयों से जुड़े किसी विशिष्ट सवाल के उत्तर या इनके बारे में विशेष जानकारी छोड़ दीजिए इसको भाई, क्या आ गया। सूफियों का ऋषि पंथ का उदय कश्मीर में होता है। सूफियों के ऋषि पंथ का उदय कहाँ होता है? तो कश्मीर में होता है। ठीक है। ऋषि पंथ का। फिर इस पंथ की स्थापना शेख नूरुद्दीन वली ने किया, जिसे नंद ऋषि भी कहा जाता है। तो इस पंथ की स्थापना, किस ऋषि पंथ की स्थापना शेख नूरुद्दीन वली ने किया और जिसे नंद ऋषि भी कहा जाता है, इसका अपर नाम। ठीक है। सूफी संतों के निवास स्थान को खानकाह कहा जाता है। यदि पूछ ले प्रश्न में कि सूफी संतों के निवास स्थान को क्या कहा जाता है, तो खानकाह कहा जाता है। ठीक है। सूफी संतों का समाधि स्थल को क्या कहा जाता है? दरगाह। खानकाह किसे? निवास स्थल को सूफियों के। ठीक है। और दरगाह समाधि स्थल को। ठीक है। आगे देखिए, सूफी शिक्षकों को क्या कहा जाता है? औलिया या पीरा। औलिया या पीरा, ये दो नामों से शिक्षक को जाना जाता है सूफी में। ठीक है। मुरीद सूफी संतों के शिष्यों को कहा जाता है। मुरीद किसे कहा जाता है? तो सूफी संतों के शिष्यों को कहा जाता है मुरीद। ठीक है। फिर आगे देखिए, बंदा नवाज गिसु दराज का संबंध गुलबर्ग कर्नाटक से है। तो बंदा नवाज गिसु दराज का संबंध किससे? गुलबर्ग से है, जो कि कर्नाटक में है। ठीक है। फिर आगे देखिए, हे भगवान, दिल्ली निजामुद्दीन औलिया किससे संबंधित है? दिल्ली से। ठीक है। निजामुद्दीन औलिया कहाँ संबंधित है? दिल्ली से। और कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। ठीक है। और फिर उसके बाद कुतुबुद्दीन ऐबक के समय में आया। ठीक है। और उनके सम्मान में कुतुब मीनार बनाया गया। तो कुतुबुद्दीन ऐबक कब आया? नहीं, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी कब आया? कुतुबुद्दीन ऐबक के समय में आया भारत। ठीक है। और उसके ही सम्मान में कुतुब मीनार भी बनाया गया, जो दिल्ली में भी है। ठीक है। आगे देखिए, पंजाब में बाबा फरीद है। ठीक है। बाबा फरीदुद्दीन गंज ए शकर। तो ये बाबा फरीद जो है ये पंजाब में है। ठीक है। खानकाह है शायद ये इनकी, सूफी संत खानकाह है। देखो यहाँ पर आ गया ना, सूफी संत खानकाह है ये, उसका नाम है बाबा फरीद या फिर फरीदुद्दीन गंज ए शकर। फिर आगे देख, कश्मीर, अजमेर में मोइनुद्दीन चिश्ती है। अजमेर में मोइनुद्दीन चिश्ती है, परंतु अजमेर जो है ये कश्मीर में नहीं है, ये कहाँ है? राजस्थान में है। फिर आता है सूरदास की रचनाएं। सूरदास की रचनाएं वेरी इंपॉर्टेंट, कौन कौन सी हैं? सूर सागर, सूर सारावली और साहित्य लहरी, ये 3 रचनाएं हैं, वेरी इंपॉर्टेंट हैं ये। फिर आगे देखिए, शंकरदेव कहाँ से संबंधित हैं? असम से संबंधित है शंकरदेव। ठीक है। शंकरदेव कहाँ संबंधित हैं? शंकरदेव असम से। ठीक है। नाम घर की स्थापना किया शंकरदेव ने। विष्णु की भक्ति पर बल दिया इन्होंने शंकरदेव ने। और असमिया में कविताएं तथा नाटक भी लिखे। तो शंकरदेव का संबंध असम से है। इन्होंने नाम घर की स्थापना की, विष्णु की भक्ति पर बल दिया इन्होंने, असमिया में कविताएं तथा नाटक लिखे। रचना इनकी क्या है? कीर्तन घोष है और सूरदास के समकालीन थे ये। ठीक है। और 15वीं शताब्दी के थे ये। ठीक है।
तो ये सभी याद रख लीजिए, शंकर देव के से संबंधित हैं सभी, वेरी इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। ये एनसीईआरटी के ही हैं सारे नोट्स। अब आते हैं पुरंदरदास। पुरंदरदास जो है ये आंध्र प्रदेश से संबंध रखते हैं। नरसिंह मेहता गुजरात से संबंध रखती हैं। वैष्णव जन तो तेने कहिए, ये नरसिंह मेहता ने लिखा। चैतन्य देव बंगाल से संबंध रखते हैं, ओके। इनको ऐसे मिलान करने के लिए आ सकता है, ठीक है, ऐसे जो करते हैं ना मिलान वगैरह, वो सब मिलान करने के लिए आ सकता है, तो इनको याद रख ली कौन कहाँ से। अब आते हैं मीराबाई का विवाह 16वीं शताब्दी में मेवाड़ के राजसी घराने में हुआ। मीराबाई हैं, उनका विवाह कब हुआ? 16वीं शताब्दी में। किस घराने में? मेवाड़ के राजसी घराने में। गुरु नानक की मृत्यु के बाद उनका उत्तराधिकारी लहड़ा, ना कि लहड़ा लिखना चाहिए था, लहड़ा यानी अंगद था, ठीक है। गुरु नानक की मृत्यु के बाद उनका उत्तराधिकारी कौन बना? लहड़ा यानी अंगद। फिर गुरु अर्जन देव ने 1604 में संग्रह किया। किसका? गुरु नानक का जो गुरु ग्रंथ साहब है पुस्तक है, उसका संग्रह किया किसने? 1604 में गुरु अर्जुन ने किया। फिर गुरु ग्रंथ साहिब के रूप में 1706 में गुरु गोविंद सिंह ने इसका अर्जन किया, ठीक है। और फिर इसके बाद में इतिहास और संस्कृति नोट्स देखते हैं। इसके बाद में गुरु गोविंद सिंह ने 1699 में खालसा पंथ की स्थापना की। यदि पूछे खालसा पंथ की स्थापना 1699 में किसने किया, तो गुरु गोविंद सिंह ने। फिर गुरु अर्जुन देव जो हैं वो जहांगीर के काल में मृत्युदंड दिया गया। तो जहांगीर के काल में मृत्युदंड दिया गया किसको? गुरु अर्जुन देव को, ठीक है। पूछे गुरु अर्जुन देव को किसके काल में मृत्युदंड दिया गया, तो जहांगीर के काल में। फिर 9वें गुरु तेग बहादुर, औरंगजेब के काल में मृत्युदंड मिला। तो 9वें गुरु जो हैं गुरु तेग बहादुर, उनको किसके काल में मृत्युदंड मिला? तो औरंगजेब के काल में मृत्युदंड मिला, ठीक है। और उत्तराधिकारी पुत्र उनके कौन हैं? तो गुरु गोविंद सिंह हैं उनके पुत्र उत्तराधिकारी। और सिखों का ये राजनीतिकरण किए, सिख विद्रोह भी, ठीक है। 1699 में इन्होंने खालसा पंथ की स्थापना भी किया, ठीक है, गुरु गोविंद सिंह ने। फिर आगे देखिए, बाबा गुरु नानक 1469 से 1539 तक रहे। तो बाबा गुरु नानक का ये क्या है? जन्म और मृत्यु, ठीक है। लीला तिलकम एक पुस्तक है, मणि प्रवालम शैली में लिखी गई है। यदि पूछ ले लीला तिलकम पुस्तक है वो किस शैली में लिखी गई है, फिर इम्पोर्टेंट है, ये आता भी है, तो मणि प्रवालम शैली में लिखी गई है। और इसमें क्या है? तो संस्कृत व्याकरण और काव्य शास्त्र पुस्तक है ये, संस्कृत व्याकरण और काव्य शास्त्र से संबंधित पुस्तक है। और मणि प्रवालम का अर्थ क्या है? मणि प्रवालम का अर्थ क्या है? तो मणि मतलब हीरा हो गया, प्रवालम मतलब मूंगा हो गया, ठीक है। तो मणि प्रवालम। भाषा इसकी बोलें तो संस्कृत भाषा है, ठीक है। और क्षेत्रीय भाषा यानी मलयालम, दोनों भाषाओं में प्राप्त होती है। जगन्नाथ मंदिर को बनाया किसने? बनाया जगन्नाथ मंदिर जो तुम दर्शन करते हो पुरी में, उसको किसने बनाया? यदि बोले तो गंग वंश के राजा कौन है? अनंतवर्मन चोड़गंग ने बनवाया, ठीक है। जगन्नाथ को अपना राज्य सौंपकर स्वयं को उनका प्रतिनिधि घोषित कर दिया। किसने किया? जगन्नाथ जो भगवान हैं उनको अपना राज्य सौंपकर स्वयं को उनका प्रतिनिधि घोषित किसने किया? तो गंग वंश के राजा अनंग भीम ने किया। किसने? अनंग भीम तृतीय ने किया, ठीक है। आगे देखिए, कथक जो है नृत्य वो लखनऊ और जयपुर घराने में विकसित हुआ। कथक जो नृत्य है वो लखनऊ और जयपुर घराने में विकसित हुआ, परंतु उत्तर प्रदेश का ये क्लासिकल डांस माना जाता है, ठीक है। आगे वाजिद अली शाह अवध के नवाब हैं। वाजिद अली शाह कहाँ के नवाब हैं? तो वाजिद अली शाह अवध के नवाब माने जाते हैं। शास्त्रीय नृत्य और उनके राज्य देख लीजिए एनसीईआरटी के अनुसार। तो शास्त्रीय नृत्य भरतनाट्यम, ये शास्त्रीय नृत्य है और कहाँ का है?
तमिलनाडु का है। मिलान करने के लिए आ जाएगा तो मुँह बात होगे सच में, नहीं तो याद रख लीजिए। भरतनाट्यम कहाँ का है? तमिलनाडु का क्लासिकल डांस है, यानी शास्त्रीय नृत्य है। कथक यूपी उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य। कथकली केरला का शास्त्रीय नृत्य। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य। मणिपुरी मणिपुर का, वेरी इम्पोर्टेंट, वेरी इजी। आगे मोहिनी अट्टम केरला का ही है। मोहिनी अट्टम केरला का ही है। ओडिशी ओडिशा का है। सत्तरिया असम का है। सभी याद रख लीजिए। अब आगे देखिए, प्राचीनतम लघु चित्र लकड़ी की तख्तियों पर तथा ताड़ के पत्तों पर चित्र चित्रित होते थे। तो प्राचीनतम लघु चित्र बोले तो लकड़ी की तख्तियों पर तथा ताड़ के पत्तों पर चित्र चित्रित होते थे। ठीक है। अब है कांगड़ा शैली। एक शैली है ये चित्रकला की, कांगड़ा शैली, वो हिमाचल की शैली है। ठीक है। यह शैली वैष्णव परंपरा स्रोत से प्रभावित थी। किससे प्रभावित थी? वैष्णव परंपरा से स्रोत से प्रभावित थी। ठीक है। इसकी विशेषता ठंडे नीले और हरे रंगों सहित कोमल रंगों का प्रयोग और विषयों का काव्यात्मक निरूपण कांगड़ा शैली की विशेषता थी। तो ये कांगड़ा शैली की विशेषता है कि ठंडे नीले और हरे रंगों सहित कोमल रंगों का प्रयोग और विषयों का काव्यात्मक निरूपण कांगड़ा शैली की विशेषता है। फिर है बसोहली कला शैली। बसोहली कला शैली जो है हिमाचल प्रदेश की है। ठीक है। बसोहली कला शैली कहाँ की है? हिमाचल प्रदेश की। रसमंजरी भानुदत्त की रचना है। यदि पूछे रसमंजरी किसकी रचना है, तो भानुदत्त की रचना है, और इसकी भी चित्रकारी हिमाचल प्रदेश में की गई। रसमंजरी चित्रकारी कहाँ? हिमाचल प्रदेश में की गई। अब लास्ट है ये पेज, मैनमती और गोपीचंद के गीत नाथ साहित्य के अंग माने जाते हैं। तो मैनमती और गोपीचंद्र, इन दोनों के गीत जो हैं नाथ साहित्य के अंग माने जाते हैं। ठीक है। मंगल काव्य जो है ये बंगाल से संबंधित है। मंगल काव्य, ठीक है, पहली श्रेणी में संस्कृत महाकाव्यों के अनुवाद हैं। तो जो मंगल काव्य है बंगाल से संबंधित तो है, परंतु ये पहली श्रेणी में संस्कृत महाकाव्यों के अनुवाद हैं। पहली बार संस्कृत में अनुवाद किया गया। गौड़ीय आंदोलन से संबंधित है ये, गौड़ीय आंदोलन से संबंधित। ओके। नाथ साहित्य जो है बंगाल में उत्पन्न हुआ, नाथ साहित्य बंगाल से संबंधित है। मैनमती का पुत्र का नाम क्या है? गोपीचंद है। मैनमती के पुत्र का नाम गोपीचंद्र है, और इसको भक्ति से जोड़ा गया है। किसको? गोपीचंद्र को। अब ये इम्पोर्टेंट आ गया नीचे सबसे, जो मेरे को हमेशा याद रहता है क्योंकि मैं नॉन वेजिटेरियन, इसलिए बृहद धर्म पुराण, ये है इसका नाम, बृहद धर्म पुराण। इस बृहद धर्म पुराण में लिखा है कि रोहू एक मछली है, उसका नाम है रोहू, मछली का नाम है। रोहू मछली खाने की अनुमति है ब्राह्मणों को थी बंगाल में। सॉरी, फिर से याद रखो। एक बृहद धर्म पुराण है, उसमें रोहू मछली दी गई है, और उस मछली को खाने की अनुमति भी दी गई है इस पुराण में। किनको? बंगाल में जो ब्राह्मण रहते हैं उनको दी गई है, बंगाल के ब्राह्मणों को। तो भाई ये बताओ, वो नॉन वेजिटेरियन कैसे, मतलब वेजिटेरियन कैसे कह सकते हैं उनको? मछली खा सकते हैं, परंतु रोहू मछली उनके लिए रखी गई। तो यदि पूछ ले कि रोहू मछली खाने की अनुमति ब्राह्मणों को बंगाल में किस पुराण के माध्यम से दी गई, तो बृहद धर्म पुराण में दी गई है। ठीक है। तो देख लीजिए 38 स्लाइड्स, सारी की सारी स्लाइड्स ना बोल करके भाई PDF है। ठीक है। 38 पेज की PDF पूरी कंप्लीट कर दी, और बहुत ही इम्पोर्टेंट नोट्स हैं ये। सारे पढ़ लेना, रिवाइज़ कर लेना, लिख लेना, नोट्स बना लेना और बार बार रिवाइज़ कर लेना। पेपर में बहुत प्रश्न यहाँ से फंसेंगे, देखने को मिलेंगे। बाद में मेरे को ज़रूर कमेंट करके बताना कितने प्रश्न आए वहाँ पर। ठीक है। तो ठीक है, तब तक के लिए बने रहिए। नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और पुराने हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। और ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में जियोग्राफी या पॉलिटी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।